कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। मगर एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी, यह आप भूलिए मत। और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आपने चुने हुए लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अलग अलग दलों के जरिए बनाया गया इंडिया गठबंधन इन चुनावों में मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और दूसरी संस्थाओं से मिलकर मोदी सरकार इस पूरे चुनाव को फिक्स करवाने की कोशिश कर रही है। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। दिल्ली में विपक्षी एकजुटता का यह कार्यक्रम ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री मेरठ में भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कोई नेता जब तक दूसरी पार्टी में रहता है वो तभी तक भ्रष्ट होता है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुआ तभी वो दूध का धुला हुआ हो जाता है। साथियों, मैं भ्रष्टाचारियों पर सिर्फ कार्यवाही नहीं कर रहा, लेकिन मेरे देशवासी मेरी बात समझ लीजिए। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। कांग्रेस की सरकार के दौरान गरीबों का
छोटे निवेशकों का, बैंकों का हजारों करोड़ रुपए हड़प लिया गया था। आपको खुशी होगी साथियों, हमने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करके 17,000 करोड़ रुपए, कितने? 17,000 करोड़ रुपए, कितने? 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने उन जिनके पैसे गए थे उनको वापस लौटा दिया है। जिनका पैसा गया है उनके पैसे वापस मिले, इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, और अगर रिकॉर्ड मिलता है कि जिसके पैसे हैं उसी से पैसे गए हैं, तो मोदी आपके पैसे वापस दिलवाने के लिए जी जान से लड़ने वाला है। और मैं आज मेरठ की ये धरती, क्रांतिकारियों की धरती, वीरों की धरती से भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की ये रैली जितनी भीड़ के हिसाब से बड़ी थी, उतना ही बड़ा इसका मकसद था। आप देखिए कि जब अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बीजेपी के आगे नहीं झुके, इसलिए वो जेल में हैं। भारत के इतिहास में विपक्षी दलों पर इतना क्रूर हमला कभी नहीं हुआ। आप देखिए कि जिस तरह से सरकारी एजेंसियां विपक्षी नेताओं के पीछे पड़ी हैं, ठीक उसी तरह गोदी मीडिया ने भी विपक्ष को पूरी तरह से गायब कर दिया है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी रामलीला मैदान में विपक्षी एकता खासी मजबूत दिखी। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ, जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं, देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। आज जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है।
वहां टेस्टिंग होती है, फिर आपके साथ वही होता है। केजरीवाल जी का क्या कसूर, हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर? अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे केजरीवाल, तो ये सारे मीडिया के लोग जो पिछले कई दिनों से करप्शन 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 केजरीवाल कहते हैं, तो ये कहना शुरू करेंगे कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। सिर्फ बात यह है कि केजरीवाल यहां से उठ के बीजेपी में चले जाएं। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारी ताकत को, इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाया है। आपके यहाँ उपस्थित होने से हम सब मंचासीन जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के माननीय गण हैं, सभी को ताकत मिलती है, क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहाँ भारत की 140 करोड़ की जनता है, जिनका बहुमत, जिनका हिम्मत, जिनका ताकत हम सभी को मिला है। आज भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति, हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ है। क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए, वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमें, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार, हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। जैसा कि विपक्षी दलों को डर है कि आगे संविधान में बदलाव हो सकता है, उसे राहुल गांधी बीजेपी के एक नेता के बयान का हवाला देकर कोट करते हैं। बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। ये ऐसे ही नहीं बोला गया, ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसे अखिलेश जी ने कहा, संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा, और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो 5-6 लोगों के हाथ में चला जाएगा। हम सबको पता है कोई चुनावी रैली नहीं है। अपनी 2 बहनें हिम्मत से लड़ रही है।
अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा। और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो। सिर्फ हमें नहीं, पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनकी आलोचना करते रहेंगे। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है, और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए, और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है, नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो। हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, तभी से आम आदमी पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराभा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं
इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो, जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे। हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके घर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो, इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है, ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। और कैसी सरकार है? अरविंद जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। हेमंत जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। ये कौन सा तरीका है? इनके पास जितने सारे लोग हैं, मैं आपके सामने आने से पहले कुछ पत्रकारों के साथ वार्तालाप कर रहा था और उन्होंने कहा कि उद्धव जी अब उन्होंने इनको साथ में ले लिया, उनको साथ में ले लिया। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भाजपा ने लगाए थे, उनको उन्होंने वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरा नहला धोला कर अपने मंच पर विराजित कर दिया। तो आप क्या विश्वास रख सकते हैं? जितने देश में भ्रष्ट लोग हैं, उन सारे लोगों को इकट्ठा लेकर बीजेपी देश को विकास के राह पर लेके जा सकता है? भ्रष्ट लोग देश का विकास कर सकते हैं? तो ये सारी उनकी जो बातें हैं, आज जो अपनी रैली है, किसी ने कहा कि बीजेपी ने इस रैली को ठगों का मेला कहा है। क्या आप सारे लोग ठग हैं? मेरे देश के वासी, मेरे देश प्रेमी लोग क्या ठग हैं? ये तो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं जो भाजपा में है, जुमलेबाज लोग हैं। और मैं ये भी जानता हूं, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले उत्तर भारत के सारे किसान दिल्ली आना चाहते थे, नहीं आने दिया। उनके जो रास्ते थे उसमें खिले डाल दिए, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया। तो मैं पूरे देश के किसानों का आह्वान करता हूं, आप अन्नदाता हो, आप अन्नदाता हो, अन्नदाता देवो भव हमारी संस्कृति है। जो सरकार किसानों को आतंकवादी मानती है और जो सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकती है, तो पूरे अब समय है कि पूरे देश के किसानों ने किसानों को आतंकवादी समझने वाली भाजपा सरकार को दिल्ली आने से रोकना होगा। जैसे आपकी राह उन्होंने आपके रास्ते दिल्ली आने से रोकी थी, वैसे अब किसानों ने बीजेपी को दिल्ली आने से रोकना ही होगा। और एक नारा जो मैंने मुंबई में दिया था, वो जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि जहां से आप आए हुए हैं, आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहां भी जाएंगे गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ, अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। और ऐसे तानाशाही करने वाली सरकार अब हम दिल्ली आने नहीं देंगे। यही शपथ लेकर आगे हमें जाना होगा। और फिर से एक बार सुनीता जी, कल्पना जी, आप चिंता मत करो, पूरा देश आपके साथ है, आप लड़ाई जीतेगी और हम सब लड़ाई जीतेंगे, प्रजातंत्र जीतेगा। जय हिंद। उद्धव ठाकरे का ये बयान कि प्रजातंत्र जीतेगा, इसका मतलब ये है कि ये नेता देश की जनता की ओर आस लगा कर देख रहे हैं।